नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है कैंडिडे उपन्यास का 21वां भाग, मनुष्य की प्रकृति। क्या तुम कभी फ्रांस में रहे हो मिस्टर मार्टिन? कैंडिडे ने पूछा। ये लोग तट के निकट ही थे। हाँ, मैं उसके कई प्रांतों से गुजरा हूँ। कुछ में आधे निवासी पागल हैं, कुछ दूसरों में बहुत कलाकार हैं, कुछ अधिकतर सादे और बुद्धू हैं, और कुछ चालाक होने का अभिनय करते हैं। जो कुछ भी हो, सबका मुख्य पेशा प्रेम करना है, दूसरा झूठी बातें कहना और तीसरा बेवकूफ़ी की बातें करना। लेकिन क्या तुमने पेरिस देखा है मिस्टर मार्टिन? हाँ, मैं वहाँ रह चुका हूँ। वहाँ पर उस सब प्रकार के लोग हैं जिनका वर्णन मैंने किया। यह नरक है जहाँ प्रत्येक आनंद खोजता है, और जहाँ तक मैंने पाया है शायद ही कोई इसे पाता है। मेरे वहाँ पहुँचने पर मेरा सारा धन जेब कतरों द्वारा सेंट जर्मन के मेले में लूट लिया गया। मैं स्वयं एक चोर की तरह कैद कर लिया गया और 1 हफ्ते तक जेल में रहा। उसके बाद मैंने एक प्रकाशक के प्रूफ रीडर का काम हॉलैंड तक वापस पैदल लौटने तक के लिए किया। मैं सब लापरवाही से लिखने वालों, गुप्त धार्मिक षड्यंत्रकारियों और धार्मिक जंपिंग जेम्स को जान गया। कुछ लोग बहुत नम्र कहे जाते हैं, मैं इसमें विश्वास करूँगा। मेरे संबंध में कैंडिडे ने कहा, मैं फ्रांस नहीं देखना चाहूँगा। जैसा कि तुम अनुमान लगा सकते हो कि इल डोराडो में 1 मास तक रहने के बाद संसार में देखने योग्य कोई भी वस्तु नहीं रहती जिसको मैं देखना चाहूँगा, मिस्ट्रेस क्यूनिगांदे को छोड़कर। मैं उसके लिए वेनिस में प्रतीक्षा करने के लिए जा रहा हूँ और फ्रांस से इटली जाते हुए गुजरूँगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? प्रसन्नता से। मैंने सुना है कि वेनिस में धनियों का जीवन ही सुखकर है, लेकिन यात्री जिनके पास काफ़ी धन है उनका वे काफ़ी स्वागत करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है, और मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगा जहाँ भी तुम जाओगे। क्या तुम विश्वास करोगे कि पृथ्वी आरंभ में समुद्र थी, जैसा कि कप्तान की बड़ी किताब में लिखा है? यहाँ पर मैं इस प्रकार की किसी भी बात में उससे अधिक विश्वास नहीं करता जितना दूसरी कल्पनाओं में, जो हमारे ऊपर शताब्दियों से लाद दी गई हैं। लेकिन तुम्हारे अनुसार संसार के निर्माण का ध्येय क्या था? हमारे मस्तिष्क पलट देने के लिए। क्या तुम उन दोनों लड़कियों की, जिनके 2 बंदर प्रेमी थे, कहानी सुनकर आश्चर्य में नहीं पड़ गए थे? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे बेवकूफ़ी के प्रेमी की कोई नई बात नहीं समझता। मैंने इतनी असाधारण चीज़ें देखी हैं कि अब कोई भी चीज़ मेरे लिए असाधारण नहीं है। क्या तुम समझते हो कि मनुष्य हमेशा से ही एक दूसरे की हत्या करता था, जैसा कि आज करता है? क्या हम हमेशा असत्यवादी, धोखेबाज, दगाबाज, हत्यारा, असक्त, कंजूस, डरपोक, ईर्ष्यालु, शराबी, कसाई, खूनी, अत्याचारी, सनकी, बनावटी और बेवकूफ़ था? क्या तुम समझते हो कि बाज हमेशा हर झोंके पर कबूतर को मार खाते रहे हैं? बेशक। अच्छा, बाज अगर हमेशा वैसे रहे हैं तो आदमी को बदलने की आवश्यकता क्या थी? आहा, लेकिन यहाँ बहुत फ़र्क है, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा। वे जब वारडुकेस पहुँचे तब भी वाद विवाद कर रहे थे। भाग नंबर 22। पेरिस में एक धनी अजनबी। कैंडिडे बोर्डोएक्स में केवल इतनी देर ठहरा जितने में वह इल डोराडो के पत्थर बेच सका और 2 आदमियों लायक एक बढ़िया घोड़ा गाड़ी खरीद सका। अब उसको दार्शनिक मार्टिन का साथ अत्याज्य मालूम पड़ने लगा। वह जो कुछ भी हो, अपनी भीड़ से पृथक होने पर जो उसने बोर्डक्स की विज्ञान अकादमी को दे दी थी, दुखित हुआ। अकादमी ने एक वार्षिक पुरस्कार उसे देने को तय कर दिया जो भेड़ की ऊन के लाल होने के कारण का पता लगाए। पुरस्कार उत्तर के एक वैज्ञानिक ने जीता, जिसने कि A×B-C/Z को उसके लाल होने के लिए आवश्यक बताया, और यह कि वह रोट नामक बीमारी से मरेगी। कैंडिडे इससे बहुत दुखित हुआ। उसको सराय की सड़कों पर जितने यात्री मिले, सबने बताया कि वे पेरिस जा रहे थे। आखिरकार इस सर्वव्यापक इच्छा ने उसको शहर देखने के लिए उत्सुक कर दिया, जो कि वेनिस से बहुत नहीं था। उसने फायोयर्ग सेंट मार्क्यू से प्रवेश किया, जो कि वेस्टफेलिया में सबसे खराब गांव के समान था। सामान एक सराय में रखने के पश्चात वह एक हल्के रोग से ग्रस्त हो गया, जो कि थकान के कारण था। वह अपनी एक उंगली में एक बड़ा हीरा पहने हुए था और उसकी गाड़ी में एक बड़ा गहरा संदूक रखा था। उसकी डॉक्टरों ने सेवा शुश्रूषा की, जिनसे कि उसने कभी नहीं कहा।
और जो उसके अनेक मित्रों के साथ उसके साथ रहते थे, और 2 महिलाओं ने भी उसकी सेवा की जो कि उसके लिए उबले हुए गोश्त की तरी के प्यालों का हुक्म करती रहती थी। मैं भी पेरिस में बीमार पड़ चुका हूँ, मार्टिन ने कहा, लेकिन मैं गरीब था, इसलिए मेरे पास कोई भी मित्र या डॉक्टर या नर्स नहीं थी। मैं ठीक हो गया। लहू बहते रहने के कारण कैंडिडे की बीमारी भयानक हो गई। उस जगह एक पादरी आया और उसने विनिमय का नोट ले जाने वाले को दूसरे संसार में प्राप्य मांगा। कैंडिडे ने इस लेन देन को मना कर दिया, यद्यपि उन 2 औरतों ने उसे विश्वास दिलाया कि यह नवीनतम फैशन था। कैंडिडे ने उनको बताया कि वह फैशन को मानने वाला व्यक्ति नहीं था, और मार्टिन ने पादरी को खिड़की से बाहर फेंकने की धमकी दी। पादरी ने शपथ खाई कि कैंडिडे को गाड़ा नहीं जाएगा, और मार्टिन ने शपथ खाई कि वह वही था जो पादरी को गाड़ेगा अगर वह उनको लानतें देता रहेगा। बहुत बहस के बाद मार्टिन ने पादरी को कंधे से उठाकर कमरे से बाहर कर दिया। इसने बहुत संगीन मामला कर दिया और कैंडिडे के विरुद्ध अधिकारियों को एक शिकायत की गई। कैंडिडे ठीक हो गया। उसके स्वस्थ होने के दौरान में उसके कई एक मित्र लगातार आए और उसके साथ भोजन किया। वे पुरस्कार के लिए ताश खेलते थे। कैंडिडे के पास आने वाले लोगों में से एक छोटा सा पिरीगार्ड का पादरी भी था, जो वाक्चतुर और सदा ही आभारी और आज्ञाकारी लोगों में से एक था, जो कि आते जाते यात्रियों की प्रतीक्षा करता था, उनको शहर के अफवाहों के बारे में बताता था और उनको विभिन्न दामों पर आनंददायक वस्तुएं दिलाता था। ये कैंडिडे और मार्टिन को कॉमेडी ले गया, जहां एक नया दुखांत खेल खेला जा रहा था। कैंडिडे की सीट उस मजाकिया दल के पास ही थी, लेकिन उसने इसके सुंदर और हृदय भेदक दृश्यों को रोने से नहीं रोका। मध्यांत में उनमें से एक बातूनी ने उसके पास बैठते हुए उस पर मजाक किया, तुमको रोना नहीं चाहिए था, अभिनेत्री गरीब है और हीरो जो कि उसके संग खेलता है उससे भी खराब हालत में है, और यह खेल अभिनेताओं से भी खराब है। लिखने वाले को अरबी का एक शब्द भी नहीं आता, लेकिन तब भी उसने यह दृश्य अरब में रखा है। और भी अधिक यह है कि वह मूल विचारों में विश्वास नहीं करता। कल मैं तुम्हारे पास एक स्कोर पर्चे लाऊंगा जो उसके विरुद्ध लिखे गए हैं। इसके बाद कैंडिडे ने नए एबी से पूछा कि फ्रांस में कितने थिएटर हैं? 5 या 6,000। ये तो बहुत है। इनमें से कितने अच्छे हैं? 15 या 16। ये संख्या भी बहुत बड़ी है। कैंडिडे को एक अभिनेत्री पसंद आई जो कि देखने वालों में से एक थी। उसने अपना नाम कमा लिया था, ऐसा एबी ने उसके बारे में बताया। एक मामूली बोगस दुखांत नाटक में रानी एलिजाबेथ का अभिनय करने पर यह चढ़ गई, जो कि अब भी कभी कभी खेला जाता है। मैं इस अभिनेत्री को पसंद करता हूँ, कैंडिडे ने कहा। इसका रूप रंग क्यूनिगांदे से बहुत मिलता है। मैं इसको अपना सम्मान देकर प्रसन्न होऊंगा। एबी ने उसे अभिनेत्री के घर ले जाकर परिचय कराने का तय किया। कैंडिडे ने जर्मनी में आकर यह जानने की इच्छा की कि वहाँ की रीतियाँ क्या थी और एक स्टेज पर कि इंग्लैंड की रानी के साथ फ्रांस में कैसा व्यवहार किया जाता है। ये स्थितियों पर निर्भर करता है, एबी ने कहा। एक गांव में हम उसे मदिरालय में ले जाते हैं। यहाँ पेरिस में जब वह खूबसूरत होती है तो उसके साथ बड़ा सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, और जब वह मर जाती है तो उसे एक पहाड़ी पर फेंक दिया जाता है। एक पहाड़ी पर फेंक दी जाती है? हाँ, एबी ठीक कहता है, मार्टिन ने कहा। मैं पेरिस में था तब मेले मोनेमी इस संसार से दूसरे संसार में कूच कर गई, तो उसे ऑनर ऑफ सिप्लेचर, जैसा कि वे यहाँ कहते हैं, नहीं दिया गया। तात्पर्य यह है कि उसको एक कस्बे के सारे भिखारियों के साथ सड़ने का सुअवसर नहीं दिया गया। उसे रेयुडी बोयर गोमन में दफनाया गया, जिसने उसे बहुत दुखित किया होगा क्योंकि उसके बड़े ऊंचे विचार थे। यह नम्रता से बहुत परे था, कैंडिडे ने कहा। तुम क्या आशा करते हो कि ये लोग वैसे ही हैं? तुम अपने दिमाग में हर प्रकार की असमानताओं और अंतर्विरुद्ध बातों को सोचो तो तुमको वे सब इस बेढंगे राष्ट्र की सरकार, न्यायालयों, गिरजों और जनता में मिलेगा। क्या ये सत्य है कि पार्सियन सदा हंसते रहते हैं? हाँ, एबी ने कहा, लेकिन क्रोध में वे हर चीज़ की शिकायत हंसी के जोरदार ठहाके से करते हैं। जब वे कभी अत्यधिक नीच व्यवहार करते हैं तब भी वे हंसते हैं। वह कौन नीच था जिसने कि इस खेल की इतनी बुराइयां की, जिसने कि मुझे अपर्सन कर दिया? वे जो किसी योग्य नहीं हैं और जो हर खेल को, पुस्तक को गाली देते हैं। वे हर एक सफलता से नफरत करते हैं, जैसे कि हिजड़े महान प्रेमियों से घृणा करते हैं, और उन साहित्यिक कीड़ों में से हैं
जो फूल और विष पर जीवित रहते हैं। पत्रकार, वह क्या होता है? एक नीच जर्नलिस्ट, एक फ्री रोन। जबकि वे बातें कर रहे थे, कैंडिडे, मार्टिन और एबी थिएटर की सीढ़ियों पर खड़े दर्शकों का जाना देख रहे थे। यद्यपि मेरी एक इच्छा क्यूनिगांदे को फिर देखने की है, कैंडिडे ने कहा, तब भी मैं क्लैकरीन के साथ खाना पसंद करूंगा। यह एक अभिनेत्री का नाम था जो पहले ही बताई जा चुकी है, क्योंकि मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। असल में एबी क्लैकरीन के, जो कि अपने साथियों में बड़ी व्यवहारिक थी, पास जाने का साहस न कर सका। वह आज शाम को खाली नहीं है, उसने कहा, लेकिन मैं तुमको उस खूबसूरत औरत के पास ले जाने का सम्मान ग्रहण करूंगा, जहां तुम पेरिस को इतना जान जाओगे जैसे तुम यहाँ 40 वर्षों से रह रहे हो। कैंडिडे, जो कि नए अनुभवों के लिए हमेशा उत्सुक था, उस महिला के पास जाने को राजी हो गया, जो कि पावर्ग सेंट होनोर की गहराइयों में रहती थी। उसकी मित्र मंडली फारो नामक खेल खेल रही थी। 1 दर्जन निरुत्साहित जुआरी अपने सामने कार्ड रखे थे, जो कि इनकी चालों और बर्बाद भाग्य का लेखा पत्र था। कमरे में बड़ी झंझनाहट थी। जुआरी परेशान थे और बैंकर, पैसे रखने वाला, घबराया हुआ था। घर की महिला बैंकर के बगल में बैठी हुई बिल्ली की भांति उन शब्दों को सुन रही थी, जो कि डबल और इसको 7 बार उठाओ की झंझनाहट से भरा हुआ था। जब जुआरी ने अपने ताश का एक कोना झुका दिया तो उसने उसको सीधा करने को कहा। उसका ऐसा करने का तरीका सख्त था, लेकिन नम्र भी। उसने कोई क्रोध प्रकट नहीं किया, जिससे कि उसके ग्राहक डर न जाएं। यह महिला जिस नाम से प्रचलित थी वह मार्कविज की पारोलिग्नैक था। उसकी 15 वर्षीय लड़की जुआरियों में से एक थी, और जब भी कोई अभागा खिलाड़ी अपने खराब दांव को धोखे से जीतने की कोशिश करता तो वह अपनी माँ को संकेत करती थी। जब एबी, कैंडिडे और मार्टिन अंदर आए, तब न कोई खड़ा हुआ, न किसी ने उनका सत्कार किया और न उसकी ओर देखा ही। माई लेडी थंडर टेन ट्रंक की बैरोनेस इससे अधिक शिष्टता दिखाती, कैंडिडे ने सोचा। एबी ने मार्क्विज से कुछ फुसफुसाया, जो कि कुर्सी से आधी उठी, और उसने कैंडिडे को शानदार मुस्कुराहट प्रदान की और मार्टिन को दूर से सिर झुका दिया। उसने एक कुर्सी और ताशों का एक गट्ठा कैंडिडे के लिए लाने की आज्ञा दी, जिसने कि कुछ देर में 50,000 फ्रैंक्स खो दिए। इसके बाद मंडली ने भोजन किया। सब लोगों ने कैंडिडे को शांतिपूर्वक खो देने की प्रशंसा की और उसने फुसफुसाया कि वह अवश्य कोई अंग्रेज करोड़पति होगा। भोजन पेरिस के अधिकतर भोजनों की भांति शांति से आरंभ हुआ, जिसके बाद पहले एक भनभनाहट शुरू हुई और फिर कई मजाकों को दोहराया गया, जो कि अधिकतर नीरस और गलत गप्पें थीं। कुछ बिना ध्येय के विवाद, कुछ राजनीति और सबसे अधिक बदमाशी की बातें थीं। वहाँ कुछ पुस्तकों के बारे में भी बातें हुई। क्या किसी ने डॉक्टर ऑफ डिविनिटी सियूर गाचेट की नई प्रेम कहानी पढ़ी है? एबी ने मंडली से पूछा। हाँ, अतिथियों में से एक ने जवाब दिया, लेकिन मुझ में इसको पूरी पढ़ने का संतोष नहीं है। यह शहर बेमतलब की कृतियों से भरा पड़ा है, लेकिन डॉक्टर गाचेट सबको मात करता है। सचमुच मैं इस बेकार की बकवास से इतना उकता गया हूँ कि मैंने फारो की शरण ली है। लेकिन आप आर.के. डिकन टूबेल्स के मिस लोनी के बारे में क्या कहते हैं? कितना मूर्ख जीव है, मैडम जी, पैरोलिग्नेक ने कहा। वह आपको वह बताने का व्यर्थ कष्ट करता है जो कि प्रत्येक जानता है, और कैसे वह उन बातों के लिए परिश्रम करता है जो कि बताने योग्य नहीं है। वह कितनी नीचता से दूसरों के दिमाग की बात चुराता है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है, और वह कैसे चुराई हुई चीज़ को मिलाकर रखता है। यह आदमी मुझे बीमार सा कर देता है, लेकिन अब वह अधिक ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आर्किडियन के कुछ पृष्ठ ही काफ़ी हैं। अतिथियों में से एक, जो कि संयोग से पढ़ा लिखा और अच्छी रुचि का आदमी था, मार्कविज से सहमत हुआ। बातचीत खेलों में बदली और मार्कविज ने पूछा कि ऐसा क्यों था कि इतने न पढ़ने योग्य नाटक खेले जा रहे थे। उस रुचि के आदमी ने बतलाया कि बिना किसी गुण के नाटक भी कुछ मज़ेदार अवश्य होते हैं। एक लेखक के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वह 2 या 3 स्थितियाँ जो कि हर प्रेम कथा में पाई जाती हैं ऐसी रख दे जो कि जनता के लिए अपनी रुचि न खो दे। एक अच्छे नाटक को सदा नवीन होना चाहिए, बिना कहीं से नकल किए, थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर, लेकिन सदा प्राकृतिक होना चाहिए। लेखक को मनुष्य का हृदय और इसको कैसे बोलता हुआ बनाया जाए जानना चाहिए। उसे एक कवि अवश्य होना चाहिए। उसे अपनी भाषा में दक्ष अवश्य होना चाहिए।
जिसका शुद्धता और अनुकूलता से प्रयोग करें और तुकबंदी को अर्थ में बाधक न होने दें। जो भी इनमें से एक को भी भूलता है, उसने समाप्त करते हुए कहा, यद्यपि वह जानता है कि प्रशंसा 1 या 2 नाटकों से पा लेगा, लेकिन कभी भी अच्छे लेखकों में नहीं गिना जाएगा। अच्छे खेल बहुत थोड़े हैं। कृतियों में से कुछ वाद विवाद के रूप में नीरस हैं, कुछ अच्छी कविता में लिखे होते हैं, दूसरे राजनीतिक हैं जिनमें लोगों को नींद आ जाती है, या पिछली बातों को बढ़ाए हुए होते हैं या केवल दोहराए हुए होते हैं। दूसरे फिर पागलों के स्वप्न होते हैं जो कि बेढंगे तरीके से लिखे होते हैं, जिनमें समय अनुकूलता नहीं होती, लंबे लंबे संवाद, क्योंकि लेखक अपने संग के लोगों से बात करने की कला नहीं जानता, झूठी बातें और कहावतें रखता है। कैंडिडे ने प्रशंसापूर्वक ध्यान देकर सुना। अब वह मार्क्यूज की ओर झुका। उसने ऐसा प्रबंध किया था कि वह उसके पास बैठे और पूछा, यह इतनी बढ़िया बात करने वाला कौन हो सकता है? यह साहित्यिक आदमी है, मार्क्यूज ने कहा। वह खेलता नहीं है, लेकिन एबी इसे कभी कभी मेरे साथ खाने पर ले आता है। यह किताबों और नाटकों का बड़ा भारी निर्णय करने वाला है। इसने खुद भी एक नाटक लिखा है जो कि स्टेज पर से दुत्कार कर बाहर कर दिया गया, और एक किताब जिसने प्रकाशक की दुकान के बाहर पैर नहीं रखा सिवाय उस प्रति के जो इसने मुझे उपहार स्वरूप दी थी। एक सच्चा बड़ा आदमी, कैंडिडे ने कहा। एक दूसरा पेंगलोस। तब अपने आप उस सज्जन को संबोधित करते हुए बोला, जनाब, उसने कहा, मैं समझता हूँ कि आपका मत यह है कि प्रत्येक वस्तु नैतिक और शारीरिक अच्छाई के लिए संसार में है, और यह कि प्रत्येक वस्तु ऐसी होनी चाहिए। मैं जनाब कोई बात ऐसी नहीं सोचता। मैं समझता हूँ कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु एक ही तरफ झुकी है, और कोई भी अपना स्तर, अपना कार्य नहीं जानता, और न कि वह क्या करता है और न कि उसको क्या करना चाहिए, और यह कि सिवाय खाने के समय जो कि आनंददायक कार्य है और समानुकूलता उत्पन्न करता है, हमारा समय बेकार के झगड़ों में व्यतीत होता है। जॉन सेनेटस मोलिस्टिनस के विरुद्ध, पार्लियामेंट चर्च के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध, धनी गरीबों के विरुद्ध और रिश्तेदार रिश्तेदारों के विरुद्ध, ये कभी न समाप्त होने वाला रण क्षेत्र है। मैंने उससे भी खराब चीज़ें देखी हैं जितनी कि तुमने बताई, कैंडिडे ने कहा। तब भी एक ज्ञानी ने, जो कि फांसी पर लटका दिया, मुझे सिखाया कि प्रत्येक वस्तु बहुत अच्छी है, और यह कि बुराइयां अच्छी तस्वीरों में केवल छाया स्वरूप हैं। तुम्हारी फांसी की चिड़िया तुम पर व्यंग्य कर रही थी, मार्टिन ने कहा। ये छायाएं, जैसा कि तुम उनको कहते हो, भयानक और हानिकारक हैं। आदमी इनको भयानक नहीं बनाता, वह जैसा करता है इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। अधिकतर खिलाड़ी इन सब बातों का एक शब्द भी नहीं जानते थे और पीने में व्यस्त थे। मार्टिन ने इस साहित्यिक से विवाद जारी रखा, जबकि कैंडिडे ने गृह स्वामिनी को अपने कुछ साहसपूर्ण कारनामे बताए। भोजन के पश्चात मार्क्यूज कैंडिडे को अपने निजी कमरे में ले गई, जहाँ पर उसने उसे एक सोफे पर बिठाया। अच्छा, उसने कहा, क्या तुम अब भी क्यूनिगांदे को चाहते हो? हाँ श्रीमती जी, मार्कीज सहानुभूति से मुस्कुराई। तुम एक वेस्टफेलिया के युवक की भांति उत्तर देते हो। एक फ्रेंच पुरुष ये कहता, यह सत्य है कि मैं क्यूनिगांदे को प्रेम करता हूँ, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा है मुझे भय है कि मैं उसे प्रेम नहीं करता। अफसोस है श्रीमती जी, मैं वही उत्तर दूंगा जो आप पसंद करेंगी। जब तुम उसके प्रेम में वशीभूत हुए, मुझे ये बताया गया है, तब तुमने उसका रुमाल उठाया था। अब तुम मेरा गार्टर उठाओगे। बड़ी सहमति के साथ श्रीमती जी, कैंडिडे ने वैसा ही किया, लेकिन अब तुम्हें फिर से बांधना चाहिए। कैंडिडे ने यह भी किया। देखो युवक, तुम यहाँ एक अजनबी हो। मैं पूरे 15 दिन तक अपने कुछ पार्शियन प्रेमियों को तड़पाती हूँ, लेकिन तुमको पहली रात में ही आत्मसमर्पण कर रही हूँ, क्योंकि यह देश की कृतज्ञता है कि वेस्टफेलिया के एक युवक के साथ समुचित व्यवहार करूँ। जब वह बोल रही थी, सुंदरी ने देखा कि विदेशी युवक 2 बड़े हीरे पहने था। उसने उनकी इतनी अप्रभावित प्रशंसा की कि वह जल्द ही कैंडिड की उंगली से उसकी उंगली में आ गए। जब वह मार्टिन और एबी के साथ घर लौटा तो उसे क्यूनिगांदे के प्रति अविश्वासी होने पर क्षोभ हुआ। एबी भी असंतुष्ट था। उसने केवल 50,000 फ्रैंक्स का छोटा भाग, जो कि कैंडिडे खेल में हार गया था, पाया। 2 हीरों का तो सवाल ही न था, और वह यह सोच रहा था कि वह अपनी कैंडिडे की जान पहचान को किस प्रकार, जितना संभव हो, अति लाभदायक बनाए।
उसने क्यूनिगांदे के बारे में पूछना शुरू किया। कैंडिडेट ने बताया कि जब वह उसे दोबारा देखेगा तो नम्रतापूर्वक अपने विश्वासघात के लिए क्षमा मांगेगा। एबी ने सहानुभूति के साथ ध्यानपूर्वक सुना। वह कैंडिडेट की हर की गई या की जाने वाली बात में अत्यधिक रुचि लेता सा प्रतीत होता था। और इसलिए जनाब, आपको वेनिस में एक से मिलना है? हाँ मिस्टर एबी, मुझे क्यूनिगांदे को अवश्य ढूंढना चाहिए। अपनी प्रियतमा से बात करने के स्वप्न में खोकर उसने उस वेस्टफेलिया युवती के साथ कुछ प्रेम से, जैसा कि वह अधिकतर करता था, कहना शुरू किया। मैं समझता हूँ, एबी ने कहा। क्यूनिगांदे बड़ी ही वाक्चतुर है और बहुत आनंददायक पत्र लिखती है। सचमुच मैंने कभी कोई पत्र प्राप्त नहीं किया, क्योंकि तुमको स्मरण रखना चाहिए कि अपनी गढ़ी से उसके प्रेम के कारण निकाले जाने पर मैं उसे लिख नहीं सका। उसके बाद ही शीघ्र मुझे पता लगा कि वह मर गई। मैंने फिर उसे पाया और फिर उसे खो दिया, और मैंने अब उसके पास एक समाचार वाहक भेजा है, यहाँ से करीब 2000 लीग, और अब उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एबी ने ध्यानपूर्वक सुना और दुखित सा प्रतीत हुआ। शीघ्र ही उसने बाद में कैंडिडेट और मार्टिन का उत्साह से आलिंगन किया। दूसरी सुबह कैंडिडेट ने निम्न पत्र प्राप्त किया। मेरे अत्यधिक प्रिय प्रेमी, पिछले सप्ताह से मैं इस शहर में रोगग्रस्त हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम यहाँ हो, और यदि मैं स्वस्थ होती तो भाग चलते। मैं जब बोर्ड ड्यूक्स में थी तब तुम्हारे पहुँचने का समाचार मिला था, जहाँ मैंने विश्वसनीय कंकावों और बुढ़िया को छोड़ दिया है। ब्यून आयर्स के गवर्नर ने सिवाय तुम्हारे हृदय के और प्रत्येक वस्तु मुझसे ले ली है। मेरे पास आओ। तुम्हारी उपस्थिति या तो मुझे नया जीवन देगी या प्रसन्नता से मरने देगी। इस आनंददायक और बिना आशा के पत्र की प्रसन्नता और क्यूनिगांदे की बीमारी के दुख के बीच में फंसे हुए कैंडिडेट ने अपना सोना और जवाहरात लिए और एक कमरा अपने और मार्टिन के लिए उस होटल में जहां क्यूनिगांदे थी लिया। जब उसने कमरे में प्रवेश किया, वह कांपा। उसका हृदय जोर से धक धक करने लगा और उसकी आवाज़ कांपी। उसने पलंग के पर्दे पीछे खींचने शुरू कर दिए और रोशनी के लिए चिल्लाया। आह, ऐसा करने से होशियार रहिए जनाब, कमरे की नौकरानी ने कहा। मालकिन रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने फिर से पर्दे खींचकर बंद कर दिए। सबसे प्रिय क्यूनिगांदे, कैंडिडेट ने सिसकी भरी, तुम्हारी कैसी हालत है? यदि तुम मुझे देख नहीं सकती तो कम से कम मुझसे बोलो तो। वह बोल नहीं सकती, औरत ने कहा। औरत ने एक मोटा सा हाथ पर्दे के बाहर कर दिया। कैंडिडेट ने उसको आंसुओं से गीला कर दिया और तब हीरों से भर दिया। उसने पलंग के पास सोने का एक बटुआ रख दिया। एक अफसर कमरे में प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे एबी और छोटा सा दल था। क्या यही संदेहजनक विदेशी है? उसने पूछा और आज्ञा दी कि वे बांध लिए जाएं और कैदखाने ले जाए जाएं। यात्रियों के साथ इल्डोराडो में इस प्रकार व्यवहार नहीं होता, कैंडिडेट ने कहा। मैं एक मानिकियन हूँ, मार्टिन ने कहा। लेकिन कृपा कर अधिकारी, यह बताओ कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? एक नज़रबंद कैदखाने में। मार्टिन ने अपनी बुद्धि से विचारा कि बनावटी क्यूनिगांदे, एबी, अधिकारी और यह सब षड्यंत्र था, और अधिकारी से सरलता से छुटकारा मिल सकता था। उसने कैंडिडेट को समझाया और कैंडिडेट ने अपनी असली क्यूनिगांदे को देखने की बेबसी में अधिकारी को 3 छोटे हीरो की घूस दी और प्रत्येक को 3000 पिस्टल। वाह जनाब, उस आदमी ने चेतावनी देते हुए कहा। अगर आपने कई एक जुर्म किए होते तब भी आप सर्वश्रेष्ठ आदमी होते। 3 हीरे और कई हजार पिस्टल। मैं चकित हूँ जनाब, आपको जेल ले जाने की अपेक्षा मैं आपके लिए अपना जीवन दे दूँगा। सब विदेशियों को बंदी करने का आदेश है, लेकिन इसको मुझ पर छोड़ दीजिए। नॉरमंडो में डिप्टा मेरा एक भाई है, मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूँगा। अगर उसके लिए आपके पास हीरे हैं तब वह आपकी उतनी ही रक्षा करेगा जितनी कि मुझे करनी चाहिए। लेकिन वह विदेशियों को कैद क्यों कर रहे हैं? एबी की बातचीत में टपक पड़ा। एटिविटियन के एक निर्धन दानव ने कुछ निरर्थक कहानियाँ सुनाई, जिसने कि उसे अपने माता पिता की हत्या के लिए जोश दिलाया। यह सन 1910 मई से भिन्न अपराध था, लेकिन 1994 की दिसंबर की भांति था, और सचमुच कई एक अपराधों की जो कि विभिन्न मासों और वर्षों को उन बदमाशों द्वारा किया गया जिन्होंने निरर्थक कहानियाँ सुनी थी। अधिकारी ने बताया कि एबी किस बारे में बात कर रहा था। वह दानव है, कैंडिडेट चिल्लाया, जो कि ऐसे भयानक कार्य ऐसे मनुष्यों में सोचे जो कि सदा नाचते गाते हैं। मैं इस देश से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ जहाँ बंदर बाघों पर वार करते हैं? भगवान के लिए अधिकारी, मुझे वेनिस ले चलो, जहाँ मुझे क्यूनिगांदे की प्रतीक्षा करनी है।
मैं तुमको नॉर्मंडी के तट से दूर नहीं पहुंचा सकता, अधिकारी ने कहा। उसने कैंडिडे और मार्टिन की हथकड़ियों को खोलने का आदेश दिया और अपने आदमियों से बताया कि यह एक गलती हो गई थी और उनको भेज दिया। वह तब कैंडिडे और मार्टिन को डिपो ले आया, जहां उसने उनको अपने भाई की रक्षा में छोड़ दिया। वहां मार्ग पर एक छोटा डच जहाज था और अधिकारी के भाई ने, जिसका विश्वास 3 हीरों द्वारा खरीद लिया गया था, मार्टिन और कैंडिडे को उस पर सवार करा दिया। जहाज इंग्लैंड में पोर्ट्समाउथ जाने के लिए तैयार था। वह वेनिस के सीधे मार्ग पर नहीं था, लेकिन कैंडिडे ने परवाह नहीं की। उसने महसूस किया कि वह नरक से छूटा था और अपनी यात्रा जारी रखते हुए किसी भी अवसर पर वेनिस जाने को तैयार था।